नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार। ये मेरा तीसरा लेक्चर है 10 क्वेश्चन के सीरीज का। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपसैला नॉट का मात्रक होता है। अपसैला नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये प्राप्त होगा कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से आएगा। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है एफ एफ बराबर एफ बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई अपसैला नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपसैला नॉट का निकालना है, इसी अपसैला नॉट का मान निकालना है, अपसैला नॉट का मात्रक निकालना है। तो अपसैला क्रॉस गुना करेंगे तो एफ की जगह पर अपसैला नॉट आ जाएगा और एफ आ जाएगा यहाँ पर, एफ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। अपसैला नॉट की जगह पर एफ आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसको कि अपसैला नॉट बराबर यहाँ से आ जाएगा। अपसैला नॉट बराबर एक अपसैला नॉट बराबर आ जाएगा। अपसैला नॉट बराबर Q1 गुना Q2 बटा में 4 पाई एफ स्क्वायर, 4 पाई एफ आ जाएगा, 4 पाई एफ आ जाएगा। अब देखिए Q1 का मात्रक कूलम होता है, Q2 का भी मात्रक कूलम होगा और ये आर स्क्वायर तो रहेगा ही यहाँ पर। दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और बल एफ का हो जाएगा न्यूटन। तो देखेंगे कूलम गुना कूलम, ये दोनों कूलम मिल करके यहाँ कूलम स्क्वायर बना देगा। तो ऊपर में आ जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा ये न्यूटन और नीचे में ही आ जाएगा मीटर। यानी इसका इकाई हो जाएगा, ऊपर में था क्या? कूलम स्क्वायर, नीचे में क्या था? न्यूटन, नीचे में ही था मीटर, मीटर स्क्वायर। तो देखेंगे कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन बट्टा में ही मीटर स्क्वायर रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन -1, क्योंकि नीचे में है, मीटर -2। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अब अपसैला नॉट की वीमा क्या होती है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि अपसैला नॉट का वीमा, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। अभी मैंने लिखा था क्या, अपसैला नॉट का फॉर्मूला क्या लिखा था कि अपसैला नॉट बराबर Q1 गुना Q2 बटा में 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ये था फार्मूला। तो Q1 का देखेंगे तो इसका होता है IT, ये IT या AT, IT या AT। Q2 का भी होता है AT और दूरी का L स्क्वायर बीमा होता है। अब बल का बीमा होता है M/L/T-2। अब इसको जब अरेंज करेंगे तो देखिए ऊपर में A गुना A, तो A गुना A स्क्वायर होगा। तो A स्क्वायर देखिए सभी में, A स्क्वायर देखिए A में है, B में है और C में है, यानी सॉरी A में है, B में है और D में है, C में A स्क्वायर नहीं है, तो C वाला ऑप्शन गलत होगा। अब देखिए देखिए नीचे में है एक T-2, यहाँ देखिए T-2 है, T-2 देखिए, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। ऊपर में आपका आ गया A स्क्वायर T स्क्वायर
और नीचे में आ गया एम एल टू, सॉरी गलत है ये, एक मिनट, ये आ गया आपका एम एल टी माइनस टू इंटू में एल स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, एम ऊपर जाएगा तो -1 होगा, ए वाला एम ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो एम -1 देखिए, डी वाला में -2 है तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं बी, देखिए बी को चेक करते हैं, m-1 दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। एल यहाँ पर नहीं, कुछ तो पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एल माइनस ये 3 नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो -3, तो एल-3 दोनों में है। अब टी वाला देखिए, ये टी है -2 में, ये टी -2 ऊपर जाएगा तो +2, और यहाँ पर +2 और है, यहाँ पर देखिए ये टी स्क्वायर है, और यहाँ पर भी ये जाएगा तो टी स्क्वायर, टी पर पावर 4 हो जाएगा, तो टी पर पावर 4 ए है, ए में बी वाला ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक स्टेट कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। एक स्टेट कूलाम बराबर एक स्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं। तो एक स्टेट कूलाम पर पहले जानते, एक कूलाम में 3 गुना 10 पर पावर 9, 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं, स्टेट कूलाम होते हैं। तो एक स्टेट कूलाम में तो 1/3 गुना 10 के पावर 9 बट्टा में दोनों रहेगा, तो 1/3 गुना 10 के पावर -9, 1/3 गुना 10 के पावर -9, यानी एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 गुना 10 पर पावर -9, 10 पावर -9, तो ऑप्शन बी इसका सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का इनमें से कौन है जो मात्रक नहीं है। निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए यहाँ से एक्चुअल में होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0, F/Q या F/Q0, F/Q0। ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलम, तो ये तो मात्रक होगा ही, न्यूटन प्रति कूलम, और न्यूटन प्रति कूलाम को ही लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम को क्या लिखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, यानी न तो आपका ए होगा और न ही सी होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखते चेक करते हैं इसका जूल प्रति कूलम ये होता है विभव का, क्या होता है, विभव का। अब विभव में ही प्रति मीटर से गुना करते हैं तो ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र का, तो इसका एक हरा नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ई विद्युत तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होता है। इसका फॉर्मूला टाउ बराबर ये बल आघूर्ण को टाउ से सूचित करते हैं, टाउ बराबर P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ये होगा। या कहीं कहीं लिखेगा इसका मैग्नीट्यूड भी पूछता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट जब टूटेगा तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। देखिए धनावेशित कब होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो क्या हो जाएगी, धनावेशित होगी। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इलेक्ट्रॉन वाला भी द्रव्यमान का त्याग हो, द्रव्यमान का भी त्याग होगा। और जब द्रव्यमान का त्याग होगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। जब कोई भी गोला हो, कोई भी वस्तु हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो धनावेशित होगी ही, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी घट जाएगा। और जब यहाँ पर क्या रहता, धनावेशित के जगह पर सिर्फ यहाँ पर क्या रहता, यहाँ पर ऋणावेशित रहता, नेगेटिव रहता तो बढ़ता। अगर यहाँ पर सिर्फ न तो धनावेशित और न ही ऋणावेशित रहता, यहाँ पर क्या रहता, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता, आवेशित रहता, तो इसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों पॉसिबल कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका, धनावेशित है तो धनावेशित जब भी होगी तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आते हैं कि 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्र होता क्या है ये जानते हैं। संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस है जो आवेश को एकत्रित करती है, आवेशों को स्टोर करती है। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर चार्ज। या एक प्रकार का ये समझ लें तो पॉट बर्तन होता है ना, जैसे बाल्टी है, बाल्टी में भी स्टोर करते हैं, लिक्विड को स्टोर करते हैं, तो उसी तरह से है कि ये संधारित्र है जिसमें आवेश को स्टोर करते हैं, आवेश को संरक्षित करते हैं। जैसे संधारित्र का ही दूसरा नाम कंडेंसर है। कंडेंसर जो पंखे में लगा होता है, पंखे में तो ये तो पंखे के अलावा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखें, जैसे रेडियो हो, टेलीविजन हो, वहाँ भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है। कैपेसिटर का संकेत जैसे प्रतिरोध का संकेत में होता है, इस तरह से ये प्रतिरोध का संकेत है, और उसी तरह से संधारित्र का संकेत इस तरह से होता है, ये संधारित्र का संकेत है। ये दोनों प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, दोनों प्लेट का साइज समान रहेगा। कहते हैं कि जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश, जैसे मैंने पहला संधारित्र मैंने बना लिया, और इसके आगे में मैंने बना लिया दूसरा संधारित्र, और इसके आगे मैंने बना लिया 3 संधारित्र। ये संधारित्र C1 है, ये दूसरा C2 और ये C3, 3 संधारित्र। पहला संधारित्र का धारिता C1, दूसरे का C2 और तीसरे का धारिता C3 है। अब तीनों श्रेणी क्रम कहने का मतलब एक ही लाइन में रहेगा, तीनों एक ही लाइन में एक ही तार से जुड़ा रहेगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश सब पर समान होगा। अगर Q1 पर आवेश C1 पर आवेश Q1, तो C2 पर भी आवेश क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और C3 पर भी आवेश क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज देखेंगे तो वोल्टेज इस पर वोल्टेज अगर V1 है, इस पर वोल्टेज क्या V2, और इस पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V3 होगा। यानी विभव का या विभवांतर का विभाजन होगा, लेकिन आवेश समान रहेगा। तो इस ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा कि 3 भिन्न संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 3 भिन्न संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन पर आवेश क्या होंगे, समान होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन कह रहा कि उनका विभव समान होगा, विभव बिल्कुल गलत है, विभव समान नहीं होगा, ए और बी हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं भी गलत है।
तो अगला इस क्वेश्चन का जवाब आपने देखा कि था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो गोले पर समान आवेश हो तो विभव होगा। आप देखिए भिन्न कह रहा है कि भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो गोले पर समान आवेश हो तो विभव होगा। अब देखिए मैं बनाता हूँ, दो गोला है, एक गोला है, इसका एक गोला है तो और दूसरा गोला है। इस गोलों को मैं मान लेता हूँ एक और इस गोले को मान लेता हूँ दो। भिन्न भिन्न त्रिज्या का, इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1 और इसका त्रिज्या मान लेते हैं R2, दो है। अब देखिए इस गोले का जो विभव होगा, इसका विभव लिखते हैं V1 बराबर W बट्टा Q1, W बट्टा Q1। इस पर आवेश है, इस पर या तो सब पर आवेश मान लेते हैं ए Q है, तो Q है आवेश, तो इस पर इसका विभव मान लेते हैं दूसरे वाला का, दूसरे गोले का विभव मान लेते हैं V2 बराबर, यहाँ W1 करते हैं W2 बटा Q2, W2 बटा Q2, W2 बटा W2 बटा Q2, Q2 हो गया, W2 बटा Q2 हो गया। अब देखिए कह रहा आवेश समान है, ए वाला जब समान रहेगा, ए वाला समान रहेगा तो डिपेंड करेगा, विभव डिपेंड करेगा वर्क पर, कार्य पर डिपेंड करेगा कि किस पर कार्य ज़्यादा हो रहा है। इस पर Q1 पर कार्य ज़्यादा हो रहा है या Q2 पर कार्य ज़्यादा होगा। तो किस पर कार्य ज़्यादा होगा, जब आवेश समान रहेगा तो विभव किस पर ज़्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से, W बराबर कार्य बराबर निकालना, W बराबर देखना है कि किस पर, तो विभव होगा, विभव किसका होगा तो देखेंगे तो विभव बड़ा गोला का विभव। देखिए अब W बराबर निकालना है तो W बराबर निकालने के लिए देखिए कि कार्य कैसे निकालेंगे। W बराबर कार्य बराबर होगा, कार्य बराबर, ये तो ये हो गया विभव का ये फार्मूला हो गया। दूसरा देखते हैं विभव के लिए, विभव के लिए V1 अभी मैंने लिखा था ना कि V1 बराबर एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। छोटे गोले के लिए है, एक मिनट एक गलत हो गई, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R। त्रिज्या तो समान है, त्रिज्या अलग अलग है ये है, लेकिन ये वाला क्या था, समान था। यहाँ पर मैंने क्या माना था, यहाँ पर मैंने माना था, यहाँ पर मैंने माना था Q। अब देखिए ये तो डिपेंड करेगा, देखिए V1 समानुपाती 1/R1, V1 समानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ से कि V1 समानुपाती हो जाएगा 1/R1। तो देखिए कि R अगर छोटा रहेगा, R का मान कम होगा तभी का मान ज़्यादा होगा। R का मान कम किसका होगा, छोटा गोला का त्रिज्या कम होगा, छोटा गोला का त्रिज्या कम होगा। तो छोटा गोला पर त्रिज्या कम होगा, छोटा गोला पर त्रिज्या कम होगा तब विभव का मान ज़्यादा होगा। तो वही तो कह रहा कि त्रिज्या छोटे गोले पर अधिक होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा, बड़ा गोला पर अधिक होगा, विभव कभी भी नहीं होगा। दोनों गोले पर समान होगा, नहीं होगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं निर्भर करता है। तो छोटा गोला पर विभव ज़्यादा हो जाएगा और बड़ा गोला पर विभव का मान कम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आता, अगला क्वेश्चन है कि किसी द्विध्रुव के किसी द्विध्रुव के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक्चुअल में होता है, इसका आंसर हो जाएगा E समानुपाती 1/r पर पावर 3।
r पर पावर 3 होगा, इस e प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। द्विध्रुव देखिए, यहाँ पर द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव, द्वि का मतलब होता है, द्वि का मतलब होता है दो। जब दो रहेगा तो यहाँ पर एकदम समझना कि यहाँ पर पावर में क्या रहेगा, 3 रहेगा, ये ध्यान देना। अगर यहाँ पर द्विध्रुव के जगह पर क्या रहता, एकल रहता, एकल रहता, तो एकल रहता, ध्यान देना, एकल रहता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, एकल रहता तो ये वाला ई समानुपाती 1/r² हो जाता, ये ध्यान से समझिए। तो आते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ द्विध्रुव है, द्विध्रुव रहेगा तो ई समानुपाती 1/r³। आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतनी ही दूरी पर निरक्षीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये ध्यान में रहेंगे कि अक्ष रेखा पर तीव्रता होगा निरक्षीय पर का दुगुना होता, अक्ष पर तीव्रता ज़्यादा होता है और निरक्षीय पर तीव्रता का मान कम होता है। अगर निरक्षीय पर तीव्रता है उसको 2 गुना कर देंगे, तब वो आ जाएगा तीव्रता अक्ष पर के बराबर होगा। यानी अक्ष पर का जो तीव्रता होगा निरक्षीय पर के तीव्रता का, ये हो गया आपका निरक्षीय का, ये निरक्षीय का हो गया, और ये हो गया ये आपका अक्ष का तीव्रता हो गया। तो अक्ष पर का तीव्रता होगा जो निरक्षीय पर का दुगना होगा, तो यानी E1 बराबर 2E2, E1 बराबर 2E2, तो पहला ऑप्शन है, ये तो कभी होगा नहीं, ये भी बराबर होता ही नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन ए होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित समरूप विद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन और तो कह रहा है कि उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, चलिए इस क्वेश्चन का, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है तो इसके त्वरण का, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा ई छोटी ई दी है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो जाएगा ई इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, लगने वाला बल हो जाएगा Fe बराबर QE हो जाएगा यहाँ से QE, या यहाँ से आप लिख सकते हैं लगने वाला बल हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू त्वरण हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो मान लेते हैं त्वरण क्या है, अल्फा है, त्वरण क्या है, अल्फा, ये तो हो जाएगा ME अल्फा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसके बाद अगला है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर लगने वाला कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन पर लगने वाला हो जाएगा FP बराबर QP, क्या हो जाएगा, QP प्रोटॉन का, या इसको आप लिख सकते हैं M प्रोटॉन इंटू बीटा। अब भाग दे देना है कि समरूप विद्युत से लगने वाले त्वरण का अनुपात क्या हो, तो दोनों को भाग दे देना है, यहाँ पर भाग देंगे तो M इलेक्ट्रॉन अल्फा, M इलेक्ट्रॉन अल्फा बटा M प्रोटॉन बीटा हो जाएगा भाग देने पर। तो देखेंगे हमें निकालना है त्वरण का, तो पहले है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ ऐसे, अभी इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ अल्फा है, अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, और बीटा वाला क्या आ जाएगा यहाँ, तब बीटा वाला तो प्रोटॉन का था, अल्फा वाला इलेक्ट्रॉन का था, इसको पहले इलेक्ट्रॉन वाला, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी MP बटा ME होगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले अल्फा इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा और बीटा प्रोटॉन का त्वरण, तो यहाँ से हो जाएगा MP
बटा में, सॉरी, ये एम ई होगा, एम ई होगा, यहाँ से एम ई अब बटा में एम पी होगा। तो इस क्वेश्चन का अल्फा वाला इलेक्ट्रॉन वाला उल्टा लिखा गया यहाँ पर पी होगा, क्या होगा, यहाँ पी होगा और यहाँ पर ई होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन तो यहीं तक, ये लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग है इस सारे क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन और रिपीट होते रहता है। बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन क्या है कि 75% क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए हैं वो रिपीट होते हैं। तो यहीं पर आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।